नमस्कार, ज्ञानशाला के दिवस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 11 जुलाई बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष इसी दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का सुझाव डॉक्टर केसी जैकरिया ने दिया था। वह उस समय वर्ल्ड बैंक में सीनियर डेमोग्राफर के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्हीं के अनुसार 11 जुलाई 1987 को वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब की जनसंख्या को पार कर गया था। उसी की याद में और बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, whether baby boom or bust, the solution to shifting fertility rates lies in prioritizing the reproductive health and rights of all people। यानी कि अधिकार और विकल्प इसका उत्तर है। चाहे जन्म दर बढ़ानी हो या कम करनी हो, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान प्रजनन स्वास्थ्य और लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता देने में निहित है। इस जनसंख्या दिवस की थीम में यह बात निहित है कि जहां कुछ देश प्रजनन दर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं कुछ देश इसे बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर देश प्रजनन दर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जापान और इटली जैसे देश जहां जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है, वहां प्रजनन दर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह थीम वर्तमान में दुनिया में फैली प्रजनन संबंधित समस्याओं की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि इस वजह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं और दुनिया भर में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ये थीम प्रासंगिक हो जाती है। साथ ही कोविड-19 के संदर्भ में प्रजनन दर में जो बदलाव देखने को मिला है, वह इस जनसंख्या दिवस का मुख्य विषय है। अगर हम बात करें यूएन के कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि आईसीपीडी के बारे में, तो उसने 10 विषयों को इस अवसर पर चर्चा के लिए चुना है, जो इस बार विश्व जनसंख्या दिवस पर महत्वपूर्ण विषय होंगे। जिसमें से पहला विषय है जनसंख्या का आकार और वितरण भोजन की मांग के महत्वपूर्ण चालक हैं। दूसरा विषय अल्प पोषित लोगों की संख्या बढ़ रही है, जबकि अरबों लोग विभिन्न प्रकार के कुपोषण से पीड़ित हैं। तीसरा अस्वास्थ्यकर आहार जीवन भर बीमारी का बोझ देता है। चौथा खाद्य सिस्टम लगातार इकोसिस्टम और जलवायु पर बोझ बढ़ा रहे हैं। पांचवा खाद्य सिस्टम आजीविका के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। छठवां जेंडर सेंसिटिव सामाजिक सुरक्षा उपाय खाद्य सुरक्षा में भूमिका निभाते हैं। सातवां कोविड-19 खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए चुनौतियों को बढ़ा रहा है। आठवां जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य संवर्धन पर नीतिगत उपाय सहयोगात्मक हो सकते हैं। नवां आईसीपीडी यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण में योगदान दे रहे हैं। 10वां कोविड-19 के प्रभावों से निपटने हेतु किए जाने वाले उपायों से दीर्घकालिक लाभ हो सकता है। इन विषयों के अलावा सामान्यतः विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जनसंख्या संबंधी विभिन्न मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना होता है। यह मुद्दे हैं परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व, शिक्षा आदि। साथ ही यह दिन जनसंख्या नियंत्रण के उपायों जैसे गर्भ निरोधक, बंध्याकरण या नसबंदी व परिवार नियोजन आदि के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों व सभाओं का संचालन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, रोड शो, नुक्कड़ नाटक आदि कई तरीकों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कोरोना काल होने की वजह से इस बार इस तरह के उपायों पर रोक लगाई गई है। अगर हम वैश्विक जनसंख्या के रुझानों की बात करें, तो वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या लगभग 7.9 अरब है। साथ ही प्रत्येक वर्ष वैश्विक जनसंख्या में 83 मिलियन अर्थात 8.3 करोड़ नए लोग जुड़ते हैं। इस दर को देखते हुए और ये मानते हुए कि भविष्य में प्रजनन दर लगातार कम होगी, तब भी 2030 तक वैश्विक जनसंख्या का 8.6 अरब होने का अनुमान है, जबकि 2050 तक यह आंकड़ा 10 अरब को छू चुका होगा। मानव की जनसंख्या को पहले 1 अरब का आंकड़ा छूने में हजारों साल लगे थे और माना जाता है कि 1800 ईस्वी के आसपास जनसंख्या ने इस आंकड़े को छुआ था, पर अगले 200 सालों में जनसंख्या लगभग 7 गुना बढ़ गई। हाल के वर्षों में वैश्विक प्रजनन दर व जीवन प्रत्याशा में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिले हैं। जहां 1970 में प्रति महिला प्रजनन दर 4.5 थी, वहीं 2015 आते आते यह 2.5 हो चुकी थी। बताते चलें, एक महिला द्वारा उसके जीवन काल में जन्म देने वाले बच्चे की संख्या ही प्रजनन दर कहलाती है।
और अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 1990 तक यह 64.6 वर्ष थी, वहीं 2019 आते आते यह 72.6 हो चुकी थी। साथ ही दुनिया ने हाल के दिनों में बहुत तेजी से शहरीकरण व विस्थापन देखा है। 2007 वह पहला साल था जब विश्व की कुल शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हो गई थी। उम्मीद है 2050 तक विश्व की लगभग 70% जनसंख्या शहरों में रह रही होगी और ऐसे में इस बड़ी शहरी आबादी को पानी और बिजली जैसी मूलभूत सेवाओं से जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती होगा। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। यह वैश्विक जनसंख्या का लगभग 17% है। हमारे पास वैश्विक भूमि का मात्र 2.4% व वैश्विक जल संसाधन का मात्र 4% है। तो ऐसे में यह बड़ी जनसंख्या स्थिति को गंभीर बनाती है। यही नहीं, वर्तमान में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और पहले माना जाता था कि 2050 तक भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, परंतु हाल के कुछ अध्ययनों व वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार 2030 में ही भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो चुका होगा। आज भी भारत में बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास व बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं हैं। हालांकि भारत के अधिकतर राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु बेहतर प्रयास किए हैं और अपनी प्रजनन दर को वांछनीय प्रजनन दर 2.1 से भी नीचे ले आए हैं, परंतु अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उच्च प्रजनन दर चिंता का विषय बनी हुई है। भारत में बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय जैसी समस्याओं से सीधे तौर से जुड़ी है। साथ ही देश में होने वाले अपराध और प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में कमी भी जनसंख्या वृद्धि से ही जुड़े मुद्दे हैं। हालांकि जनसंख्या को एक अलग नजरिए से देखा जाए तो इसके कुछ फायदे भी नजर आते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश, मानव संसाधन में बढ़ोतरी व ज्यादा जनसंख्या मतलब अधिक बड़ा बाजार, ऐसे ही फायदे हैं। परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी लाभ नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि और उसके बेहतर प्रबंधन से ही संभव है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया था। साथ ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण हेतु कोशिश की जाती रही है। साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना जैसे लक्ष्य रखे गए थे। इसके बाद फरवरी 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लाई गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा तंत्र की स्थापना तथा गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं पूरी करना था। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य जनसंख्या में साल 2045 तक स्थायित्व प्राप्त करना भी है। साल 2000 में ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का भी गठन किया गया था। इस आयोग का काम मुख्यतः राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की निगरानी व समीक्षा करना है। इस आयोग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की भी स्थापना की गई थी। भारत में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के महत्व की बात कही। उन्होंने कहा था, जो छोटा परिवार रख रहे हैं वह भी एक प्रकार से देशभक्ति ही कर रहे हैं। उन्होंने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने की वकालत की थी। प्रधानमंत्री की इस अपील से देश में जनसंख्या नियंत्रण पर फिर से बहस छिड़ चुकी है और माना जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी सरकार का अगला प्रमुख लक्ष्य हो सकता है। यहां तक कि जुलाई 2019 में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने इससे संबंधित एक बिल भी उच्च सदन में प्रस्तुत किया था। हालांकि वर्तमान में आबादी पर काबू पाने के लिहाज से भारत में कायरो मॉडल ही लागू है, जिसके तहत आबादी को घटाने के लिए आम जनता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है, बल्कि शिक्षा और जागरूकता के जरिए उन्हें छोटा परिवार रखने को प्रेरित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।